क्या लिखी थी आखिरी बात हमने। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लिखी थी आखिरी बात हमने। जितना मुझे याद आ रहा है डीआई में हम लोगों ने लाइन ग्राफ बार ग्राफ शुरू कर दिया था। और उसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि कभी भी जो ग्रोथ होती है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है कि मंथली सैलरी में सबसे ज्यादा सैलरी कब आई होगी, ग्रोथ कब आई होगी। तो इन्हें हमें दो बातों पर गौर करना पड़ता है, डिफरेंस और बेस वैल्यू। बेस वैल्यू का मतलब होता है प्रीवियस मंथ में कितना था उसके कंपैरिजन में। ठीक है, आइए अब हम यूपीएससी का सवाल हल कर रहे हैं। बार ग्राफ में यूपीएससी ने कई सवाल पूछे हैं इन वर्षों में। ये सवाल देखिए यूपीएससी का, मतलब ये सवाल है जितना मुझे याद है 2018 का प्रश्न है ये। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीनों में जो ब्लैंक है, मतलब जो खाली जगह, या जिसे अब मैं ब्लू कलर से निशान लगा रहा हूं, ये अलग अलग महीनों में कॉइल, कुंडली, जो भी मतलब कॉइल्स होती हैं मेटल्स की, उनका जो इंपोर्ट किया गया, आयात किया गया, उनके बारे में बताया गया है कि स्टील की कॉइल्स इतनी इंपोर्ट की गई जनवरी में। फिर ये जो लाइनों वाला आपको दिख रहा है जिसपे मैंने राइट का निशान लगाया है, ये इन 6 महीनों में शीट, स्टील की कितनी शीट इंपोर्ट की गई है, ये 1000 टन पर आधारित डाटा है। और ये जो बॉक्सेस बनाए गए हैं जिसको मैं क्रॉस साइन दिखा रहा हूं, ये स्क्रैप, स्क्रैप मतलब कतरन, कतरन मतलब जो बचा हुआ होता है स्टील का अमाउंट, जो भी वेस्टेज स्टील है उसके इंपोर्ट को दिखा रहा है। तो मैं जूम कर देता हूं एक चित्र को। तो कितना कॉइल का इंपोर्ट किया गया, कितने ये 1000 टन है, मतलब कि भाई ये 40,000 टन इतना मंगवाया गया जनवरी के महीने में चादरों को। 30,000 टन इतना मंगवाया गया जनवरी के महीने में कुंडली को। और 32,000 टन कतरन मंगवाई गई जनवरी के महीने में। तो पहले एक नजर देख लीजिए, आप भले ही बनाइएगा नहीं, यूपीएससी का सवाल है ये बार ग्राफ का। अब मैं आपको इसके सवाल दिखाना चाह रहा हूं, आप चाहो तो तेजी से अगर बना सकते हो तो बना लो रफ वर्क के रूप में। तो 6 महीनों में कुंडली का कितना इंपोर्ट मतलब आयात हुआ है, चादर मतलब शीट का कितना इंपोर्ट हुआ है, स्क्रेच मतलब कतरन का कितना, स्क्रैप मतलब कतरन का कितना इंपोर्ट हुआ है 1000 टन के रूप में, 20, 22, 24, 26।
बना लिया है। तो अब हम पहला सवाल देखते हैं इसमें और फिर इसको और देखते चलेंगे। वर्ष के प्रथम 3 माह में शीट स्टील का आयात कुंडली स्टील के आयात से कितना अधिक है। सिंपल सा सवाल है कि शीट स्टील और कॉइल स्टील इनका डिफरेंस कितना है शुरुआत के 3 महीनों का। तो पहला सवाल है, मैं हल कर रहा हूं। शुरुआत के 3 महीनों में शीट स्टील पर आइए पहले, ये 40 है। तो एक अनुमान ले लेते हैं, थर्टी 37 के आसपास है और 36 के आसपास है। ये 40, ये 37 और ये 36। तो हमने कहा भाई 40, 37, 36, 10 और 11, 113 टन हमने शीट मंगवाई थी 3 महीनों में। अब कुंडली पर आ जाइए, तो कुंडली पहले महीने 30 थी, फिर अगले महीने पर आ जाइए, अगले महीने लगभग 31 थी और फिर 34 थी, लगभग 33 थी, 30 और 33। अंदाजा ले लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं कि बिल्कुल नजदीक नजदीक ही पता हो। तो ये आ गया 94। तो कितना डिफरेंस है बेस में? तो हम कहेंगे कि डिफरेंस 19 टन का डिफरेंस है, मोटा मोटा 19 टन का डिफरेंस है। अब देखो, अगर मान लो तुमने एक हाथ ज्यादा भी ले लिया होता तो 19, 18, 20 तो भी आइडिया लग जाता आप लोगों को। मतलब कोई सवाल ऐसे टिपिकल नहीं जिसको आपको बहुत सोचना पड़ेगा। 3 महीनों का हमने चादर काउंट किया, 3 महीनों का हमने कुंडली काउंट किया और उन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। ये 2018 लेटेस्ट के सवाल दिखा रहा हूं मैं। 2018 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2015 में, 16 में, 17 में लगभग नहीं के लोगों को लगा क्या पूछेंगे नहीं। 2018 में लगभग 13-14 प्रश्न पूछ लिए। अब 6 माह की अवधि के दौरान आयात किए गए चादर स्टील का कुल मूल्य लगभग कितना होगा? कुल मूल्य किसका पूछ रहा है? वो शीट स्टील का। तो बोले तो शीट स्टील का ये जो दिया गया है ये प्रति टन है, 1000 टन ये जो दिया गया है प्रति टन औसत लागत दर्शाते हैं। ब्रैकेट में जो दिया गया है एवरेज कॉस्ट पर टन। तो अब तुम पहले तो पूरे शीट को निकाल लो, 3 महीने का तो निकाल दिया है आप लोगों ने। अगले 3 महीने का शीट देख लो, अगले 3 महीने का शीट देख लो, तो इतना 1000 टन आ जाएगा और उस 1000 टन में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? 256
क्योंकि 1 टन की कीमत $256 है। तो निकालिए जरा, देखिए कितने लोग उत्तर निकाल पाते हैं। मैं जूम कर दे रहा हूं। 3 महीने का मैंने निकाल दिया है। ये भी लगभग उतना ही है। तो 36, 34। तीन महीने का 113 था, ये 36, 34, 34। तो 113 प्लस 36, 34, 34। तो 3 और 6 और 4 10, 7 17, 9 10 11, 217 टन। और 1 टन की कीमत 256 है। 217,000 टन, सॉरी। दूसरे प्रश्न में बहुत बढ़िया। तो ये लगभग 217,000 टन आ रहा है। और ये प्रति टन औसत लागत है। ये 3 जीरो हटा दो, 217 गुना 256 कर लो डायरेक्ट। 6 और 4 10, और 12, फिर 5। वैसे ही नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 10, और फिर 4। तो लगभग 2, 5, 4, 8 और 4 12, और 2 14। यह आ जाएगा 217 का डबल, 434। 3 और 1, 4 और 1 5, 55,452 के आसपास आ रहा है। 55,452। तो 55 वाला एक ही ऑप्शन है। फिर वर्ष के पहले 3 महीने में जितनी भी इंपोर्ट की गई शीट और कतरन स्टील का रेशो क्या होगा। तो बिल्कुल सेम है, यहाँ डिफरेंस निकालना था, यहाँ रेशो निकालना है। अगर आप इस बार ग्राफ में सवालों को देखेंगे तो
कोई बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है कि बार ग्राफ कैसे दिया गया है, किन बेसिस पर दिया गया है। कर पाएंगे? तीसरे सवाल को अब मैं हल नहीं करा रहा हूं, हो जाएगा ये। मैं आपको 2014 का प्रश्न दिखा रहा हूं, ये बनाइए आप लोग। बार ग्राफ में एक और प्रश्न जिसमें बार ग्राफ के साथ साथ पाई चार्ट दोनों दिए गए हैं। किसी यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट में पुरुष और महिला प्रोफेसरों को दिखाया गया है। किसी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बोटनी डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में पुरुष और महिलाओं को दर्शाया गया है। जैसे यहां 32 पुरुष है, 8 महिलाएं हैं, 28 पुरुष, 8 महिलाएं, 16 पुरुष, 22 महिलाएं, 10 पुरुष, 14 महिलाएं, 4 पुरुष, 6 महिलाएं, 24 पुरुष, 8 महिलाएं। पहला है भौतिक डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट। दूसरा है मैथमेटिक्स, गणित डिपार्टमेंट। तीसरा है रसायन, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। चौथा है वनस्पति डिपार्टमेंट। पांचवा है साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक डिपार्टमेंट। और पांचवा है अर्थशास्त्र का डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने प्रोफेसर हैं उनके बारे में वर्णन है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल प्रोफेसरों को बताया गया पहले तो। फिजिक्स डिपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो 32 और 8 टोटल 40 प्रोफेसर हैं। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में 28 और 8 है, 16 और 22 है। 22 इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल दोनों के बीच में है। फिर एक और दिया गया है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में जो 40 प्रोफेसर है, 32 पुरुष और 8 महिलाएं, उनका एज वाइज पाई चार्ट दिया गया है कि वहां 40% इस एज के प्रोफेसर हैं, 30% इस एज के प्रोफेसर हैं, 10% इस एज के प्रोफेसर हैं और 20% इस एज के प्रोफेसर हैं।
पहला सवाल जो यूपीएससी ने पूछा था कि फिजिक्स में भौतिकी के कितने प्राध्यापक 35 से 44 आयु समूह में हैं? फिजिक्स के कितने प्रोफेसर ऐसे हैं जो 35 से 44 आयु समूह में हैं? प्रश्न लिख लीजिए, फिर मैं चित्र वापस दिखा देता हूं ताकि जिन्होंने नहीं बनाया उनको डाटा समझ में आ जाए। तो हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर बिलोंग टू द एज ग्रुप 35 to 44? थर्टी फाइव टू 44 एज ग्रुप में फिजिक्स के कितने प्रोफेसर हैं? इस एज ग्रुप में फिजिक्स के कितने प्रोफेसर आएंगे? और ये है ऑप्शन आपके पास। फिजिक्स में टोटल 40 प्रोफेसर हैं, उसके 40%, 40 प्रोफेसरों का 40% मतलब 16 प्रोफेसर। बहुत सिंपल, मतलब मैं कहूंगा कि मैथमेटिक्स में यूपीएससी जो डीआई में सवाल पूछती है वो बहुत इजी होते हैं, बशर्ते कि आपको बहुत मतलब कंसेप्ट क्लियर रहे, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा बड़े नहीं होंगे इसमें। किस डिपार्टमेंट में मेल फीमेल रेशियो मैक्सिमम है? किस डिपार्टमेंट में मेल फीमेल रेशियो मैक्सिमम है? एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए। किस डिपार्टमेंट में मेल फीमेल रेशियो मैक्सिमम है? 32 मेल प्रोफेसर और 8 फीमेल प्रोफेसर थे फिजिक्स में, ये मैथमेटिक्स में, ये सभी। तो मेल फीमेल रेशियो मैक्सिमम वहां होगा जहां मेल ज्यादा और फीमेल कम होगी। केमिस्ट्री में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां मेल कम है फीमेल ज्यादा है, ये 3 डिपार्टमेंट तो हो ही नहीं सकते हैं। जबकि गंदे लाल लाल इसी को आंसर बोल रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही होगा। मेल फीमेल रेशियो वहां मैक्सिमम होगा जहां पुरुष ज्यादा और महिला कम होगी, और ये है आपके ऑप्शंस। ऑब्वियसली क्योंकि फिजिक्स डिपार्टमेंट में 32 पुरुष और 8 महिलाएं, तो अनुपात 4:1 या 4 का रेशियो जो आ रहा है वो मैक्सिमम है, बाकी किसी में नहीं। केमिस्ट्री में तो हो नहीं सकता, इकोनॉमिक्स में भी 24 पर 8 थे, तो आंसर आना चाहिए था। फिर है साइकोलॉजी के सभी प्राध्यापक में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? What percentage of all psychology professor are female?
साइकोलॉजी के सभी प्राध्यापकों में महिलाओं का परसेंटेज कितना है? ये है साइकोलॉजी। ये महिलाएं, ये पुरुष। और ये रहे आपके ऑप्शन। बहुत बढ़िया। टोटल 4 मेल और 6 फीमेल, मतलब 10 में 10 अगर 100% है तो 6 कितना होगा? वैसे तो कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट दिखना चाहिए था। 10 में से 6 मतलब 60%। बहुत ही सिंपल सवाल यूपीएससी पूछती है, थोड़ा सा कठिन, पर मतलब मैं कहूंगा थोड़ा लॉजिकल चलिएगा, उत्तर इसका भी मिल जाएगा। वो कह रहा है कि 25-34 एज ग्रुप में महिला प्राध्यापकों की संख्या उस आयु समूह के भौतिकी के कुल प्राध्यापकों का 25% है। तो उस आयु समूह में कुल कितने पुरुष प्राध्यापक हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में उस आयु समूह में कुल कितने पुरुष प्राध्यापक हैं? ये वापिस ग्राफ पर आ रहे हैं हम लोग। ये फिजिक्स में 25 से 34 में 30% है। और फिजिक्स में टोटल 40 प्रोफेसर हैं। तो पहले तो 40 प्रोफेसरों का 30% इस एज ग्रुप में है। इसका मतलब कुल 12 प्रोफेसर यहां पर हैं। इसमें 25% महिलाएं हैं। इसमें 25% महिलाएं हैं। तो 12 में से 3 मतलब कुल 9 महिला प्रोफेसर हैं।
एक और प्रश्न इसमें था जो यहां दिया नहीं है, मैं बता देता हूं। इफ all psychology professors are 2% of university professor, यदि मनोविज्ञान के प्राध्यापक विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का 2% हो, यदि मनोविज्ञान के प्राध्यापक कुल विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का 2% हो, तो इस विश्वविद्यालय में कुल कितने प्राध्यापक हैं? The number of professor in the university is, इस विश्वविद्यालय में कुल कितने प्राध्यापक हैं? साइकोलॉजी के जो प्रोफेसर है वो 2% हैं। एक बार देख सकते हैं आप लोग, साइकोलॉजी में प्रोफेसर कितने हैं। एक लाल कह रहा है कि इसके पहले में 40 कहां से आया, तो 32 मेल और 8 फीमेल प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट में है मेरे लाल। ऑब्वियसली 10 प्रोफेसर अगर 2% के बराबर हैं तो 100% कितने के बराबर? तो ये है बार ग्राफ, इस टाइप के सवाल इसमें आते हैं। क्लियर है ये बातें? दोनों, कई बार मतलब दोनों ग्राफ को देखकर सवाल बनाए जाते हैं। तो पहला था पाई चार्ट, दूसरा था बार ग्राफ। यूपीएससी ने दोनों पर सवाल पूछे हैं। लास्ट ईयर में नहीं आया है सवाल, लास्ट ईयर में बार ग्राफ का शायद कोई सवाल था, चेक कर लेना, बार ग्राफ का सवाल था, इजी था, बिल्कुल सेम पैटर्न। नहीं भूपेंद्र, टफ नहीं है। रियल में अगर आपको मैं बार ग्राफ के सवाल एसएससी के कैट लेवल के दिखाऊंगा तो सच में उसे कहोगे आपकी कठिन है। यूपीएससी डाटा बहुत इजी देती है, बस वो जानना चाहती है कि हाँ स्टूडेंट समझ पाता है कि नहीं। नहीं, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर पाता क्योंकि इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन सा सवाल देंगे। अब टाइटल डालिएगा लीनियर ग्राफ या लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ, पहले तो कुछ बेसिक लाइन ग्राफ सवाल, लाइन ग्राफ दिखा रहा हूं मैं। लाइन ग्राफ का मतलब होता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में दो चरों के बीच के रिलेशन को फाइंड आउट करना। तो जैसे एक समानुपाती का ग्राफ होता है, अगर कहीं पर लिखा जाए ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बी है, इसका मतलब कि अगर ए बढ़ता है तो बी भी बढ़ता है। जैसे रियल लाइफ में ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, कम स्पीड होगी तो कम डिस्टेंस कवर करेंगे। रियल लाइफ में अगर हम बातचीत करें कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बी में,
थोड़ा सा अगर आपने कभी पढ़ा, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज्यादा मिलती है। तो अगर कहीं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली का रिलेशन हो तो ग्राफ जो बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन यदि आपको डायरेक्टली की जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनली के रिलेशन के लिए ग्राफ बनाना हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनली का मतलब होगा कि अगर ए बढ़ता है तो बी घटता है। जैसे आदमियों की संख्या और वर्क, जितने ज्यादा आदमी होंगे, जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना ही टाइम कम लगेगा, और जितने कम आदमी होंगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा किसी काम को करने में। तो टाइम और आदमियों के बीच में, जैसे स्पीड और टाइम के बीच में, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना टाइम कम लगेगा, जितनी स्पीड कम होगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर ऐसा कहीं ग्राफ आए तो हमेशा ही ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो कैसे, जब ए अपनी वैल्यू अधिकतम थी तो बी मिनिमम था, और जब बी अधिकतम था तो ए मिनिमम था। किसी भी ग्राफ को यदि आपको पढ़ना है तो ग्राफ को पढ़ने का लॉजिक, मतलब मैं नहीं बता रहा हूं, दुनिया में साइंटिस्ट को भी ग्राफ पढ़ना हो तो वो 2 पॉइंट ले लेता है और उन 2 पॉइंट में आने वाले बदलाव को चेक करता है। जैसे यहां पर परिवर्तन जितना x बढ़ा उतना ही y बढ़ गया, तो हम कहेंगे कि भाई यहां जितना a बढ़ता है उतना b बढ़ता है, मतलब दोनों बराबरी में बढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली। यहां जब a मैक्सिमम था तो b मिनिमम था, और जब b मैक्सिमम आया तो a मिनिमम आ गया था। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली का ग्राफ है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनली का ग्राफ है। फिर एक और ग्राफ होता है जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक और ग्राफ होता है जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे होते हैं? ऐसा ग्राफ जहां पर पहले तो धीमी वृद्धि होती है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर वृद्धि तेजी से होने लगती है, तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, चर घातांकी ग्राफ। ये एक्सपोनेंशियल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये चर घातांकी ग्राफ। फिर कुछ ग्राफ आपको याद रखने हैं जो टाइम और स्पीड के ग्राफ या टाइम और डिस्टेंस के ग्राफ होते हैं। ये टाइम और स्पीड के ग्राफ मैं दे रहा हूं। कुछ ऐसे ग्राफ हमें याद रखने जो कभी हो ही नहीं सकते, मतलब वो संभव ही नहीं है, उसे कहते हैं इम्पॉसिबल ग्राफ। कि टाइम और स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का ये ग्राफ हो ही नहीं सकता। तो कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं। तो उसमें पहला ग्राफ है जो इम्पॉसिबल है। ये ग्राफ कभी हो नहीं सकता। ये टाइम और स्पीड का ग्राफ कभी हो नहीं सकता। ये टाइम और स्पीड का ग्राफ कभी हो नहीं सकता। ये टाइम और स्पीड का ग्राफ कभी हो नहीं सकता। देखो क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई व्यक्ति किसी एक टाइम पर
एक ही जगह हो सकता है, किसी एक टाइम पर एक ही स्पीड हो सकती है। इस ग्राफ में वो कहता है कि एक ही टाइम पर उसकी स्पीड ये भी थी और उसकी स्पीड ये भी थी। हमने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पर कोई व्यक्ति दो अलग अलग स्पीड से काम कर रहा हो। इस ग्राफ में तो कहता है कि एक ही टाइम पर तीन स्पीड है व्यक्ति की। हमने कहा भाई ये भी नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पर उसकी तीन स्पीड हो। एक ही टाइम पर दो स्पीड, और ये तो भयानक, ये तो कहता है टाइम बदला ही नहीं लेकिन मेरी स्पीड बदलती ही चली गई और एक ही टाइम पर मेरी कई स्पीड थी। हमने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, एक ही टाइम पर कोई व्यक्ति एक ही जगह एक ही स्पीड हो सकती है। ये इम्पॉसिबल की लिस्ट में डाल देना चारों ग्राफ, बाकी ये तीन ग्राफ। अब एक ग्राफ का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक ग्राफ किसी व्यक्ति ने बनाया स्पीड और टाइम के बीच में, ऐसा। ये दिया 2 घंटे और ये दिया है 4 घंटे, और यहां पर दिए स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ग्राफ बनाओ, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ये कंसेप्ट है, मतलब सभी को ये पता होता है ग्राफ के अंदर का ये लॉजिक, ये कंसेप्ट। चरघातांकी ग्राफ जो होता है वो यूज करते हैं जनसंख्या को दर्शाने के लिए। अब मान लो किसी व्यक्ति ने, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा पढ़ने का सीखो, पढ़ना कैसा है। तो शुरुआत के 2 घंटे तक उस व्यक्ति की स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और 60 पर गया। फिर अगले 2 घंटे तक स्पीड कम होती गई कम होती गई कम होती गई और फिर 4 घंटे में उसकी स्पीड 0 हो गई। अब इस पूरे प्रोसेस में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इस प्रोसेस में उसने कितनी दूरी तय की, तो जरा ध्यान से सुनना। कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, आपसे पूछा जा रहा है कितनी दूरी तय की। अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आपसे दूरी पूछे तो कोई बता सकता है कितनी दूरी तय की इन्होंने? बहुत बढ़िया सत्य, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया देवेंद्र, अच्छा लगा मुझे जी। तो जनरली लोगों को लगेगा कि 60 × 4 240, नहीं। अब ध्यान से कंसेप्ट सुनना। जो भी कोई ग्राफ जिन दो चरों के बीच में बनाया जाता है, जिन दो चरों के बीच में बनाया जाता है, उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई हमेशा ग्राफ के एरिया के बराबर होता है। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, मतलब ये प्रूफ कंसेप्ट है, साइंटिस्टों ने दिया है कि कोई भी ग्राफ जिन दो चरों के मध्य बनाया जाएगा, जिन दो वेरिएबल के मध्य बनाया जाएगा, तो ग्राफ के एरिया के बराबर उनका प्रोडक्ट आएगा। ग्राफ के एरिया के बराबर उनका गुणनफल आएगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो भाई स्पीड इनटू टाइम की जगह तो मैं डिस्टेंस लिख सकता हूं कि डिस्टेंस का मतलब हो गया कि ग्राफ का एरिया, और ग्राफ का एरिया एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल का एरिया है।
1/2 में बेस की वैल्यू आ गई 4 घंटे, बेस 4 घंटे का, और हाइट आ गई 60 की। तो ये पता चल गया कि कुल 120 किलोमीटर की दूरी इस महोदय ने तय की है। बहुत ही बढ़िया। तो ये लॉजिक याद रखेंगे कि कभी किसी ग्राफ में आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी दूरी तय की गई है, तो ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा अगर वो स्पीड और टाइम ग्राफ है तो। 2021 में ये सवाल आया हुआ है, बट वहां उन्होंने 2 ग्राफ का रेशियो पूछा था दूरी का। तो अगर हम बातचीत करें तो इसमें सवाल 2011 में एक और आया था। मैं 2011 का एक और सवाल दिखा दे रहा हूं। ये सवाल ऐसा था कि 2 ट्रेनें चल रही हैं और यूपीएससी ने कहा था ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, और ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे कि कौन सा कथन गलत है। तो उसमें कथन था कि ए और बी के द्वारा तय की गई दूरियां बराबर है। तो ऑब्वियसली तय की गई दूरियां तो बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ग्राफ का एरिया बी का ज्यादा है। जिसका एरिया बड़ा आ जाएगा ऑब्वियसली उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्यादा होगी, उसके द्वारा तय की गई दूरी भी ज्यादा होगी। ये 2011 में आया था। तो थोड़ा लॉजिकल चलिएगा कि हाँ ऑब्वियसली जो ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें कई बार पूछा जाता है, तो एरिया जब भी ग्राफ का स्पीड और टाइम के ग्राफ का आप निकालोगे तो वो डिस्टेंस के बराबर होता है। तो आइए जरा मैं आपको सवालों से मुलाकात कराऊं, इसमें कैसे सवाल आते हैं। पूछा गया है कि कौन सा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दर्शा रहा है। 2011 में पूछा गया कि कौन सा ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ को दर्शा रहा है। मैं जानबूझ के गलत आंसर लगा रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि किसका ध्यान नहीं है पढ़ाई पर। साहिल, विनीत अद्भुत, मनोरमा अद्भुत मेरे लाली। अभी मैंने बताया कि धीमे ग्रोथ फिर बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। मतलब एक सिंपल से सवाल को भी कठिन कर दिया आप लोगों ने। सी आंसर बिल्कुल इतना इजी सा ग्राफ है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अपना ग्राफ देख लो, मैंने उसमें बताया है कि पहले धीमी ग्रोथ होती है और फिर ग्रोथ तेज होती है। ये ऐसा ग्राफ कहीं दिखाया क्या मैंने आपको कि ऐसा फिर अचानक? ऐसा नहीं, ये ऐसा रहेगा ग्राफ। पर महानतम लोग ये हैं। सी और डी वाले तो गलती कर सकते हैं, पर महानतम लोग ये हैं। इनको सीधा ग्राफ एक्सपोनेंशियल दिख रहा है। उससे भी अद्भुत तो महान लोग ये भी थे। ये लोग ऐसे जिनको भी कलेक्टर बनना है लेकिन पढ़ाई नहीं करते। ये देखो, ये सवाल जो यूपीएससी ने दिया था 2011 में। कंसिडर द फॉलोइंग वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड, time graph. This graph show two train which start running on parallel track at the same time with respect to the above graph. Which one of the following is not correct?
कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, मैंने उत्तर भी बता दिया है, फिर भी देखते कितने लोग उत्तर निकाल पाते हैं। ये 2011 में यूपीएससी ने सवाल पूछा। देखो, बी रेलगाड़ी का जो एक्सेलरेशन है, ऑब्वियसली उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और ये स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से है। ये स्पीड बढ़ती चली जा रही है, स्पीड कांस्टेंट नहीं, स्पीड बढ़ रही, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यहाँ एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। रेलगाड़ी भी सदैव ही तेज चलती है, बिल्कुल हर जगह पर स्पीड देखो किसी भी टाइम पर, तो बी की स्पीड ज्यादा है हर टाइम पर। दोनों रेलगाड़ियों ने फाइनली स्पीड सेम कर ली यहां पर दोनों के द्वारा चली गई दूरी समान नहीं है। ए के द्वारा चली गई दूरी कम है, तो बी के द्वारा चली गई दूरी ज्यादा होगी, क्योंकि ग्राफ का एरिया जिसका जितना ज्यादा, दूरी उतनी ही ज्यादा। तो बी वाली ट्रेन है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, बी वाली ट्रेन की डिस्टेंस ए से ज्यादा, ऐसा होना चाहिए था। तो इस टाइप के भी सवाल आए हैं। फिर एक और सवाल मैं आपको यूपीएससी वाला दिखा देता हूं। ये ग्राफ भी देखिए, देखते कितने लोग उत्तर निकाल पाते, पढ़ लीजिए पहले। ए और बी की अर्निंग का ग्राफ है, ए की अर्निंग का ग्राफ है, और ये बी की अर्निंग का ग्राफ है। दो हजार 15। बहुत ही बढ़िया। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि 2007 तक, 7 वर्ष तक ए की कमाई ज्यादा थी, 7 वर्ष तक, और 3 वर्ष बी की कमाई ज्यादा थी। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि ओवरऑल ए की कमाई का जो जोड़ आएगा वो ज्यादा आएगा। उन्नीस सौ नब्बे में वस्तु की कीमत अब इतने सिंपल सवाल यूपीएससी पूछती है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें गलती किसी की होनी चाहिए, और अगर इसमें भी हो रही है तो फिर भगवान ही मालिक है उसका।
ऑब्वियसली 10 और 20 के बीच में कहीं रहा होगा। इतना सिंपल सवाल भी अगर ना हो पाए, बाकी लाइन ग्राफ आप देख लेना। एक लाइन ग्राफ में ये भी दिखा दे रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए कि 2013 में इसका मूल्य 20 का था, 14 में 25 का था, 15 में 30 का था, 16 में 35 और 40। वही तो सेम है। 13 में 20, 14 में 25। कुछ नहीं, इस बार 0 से बनाया और यहां ग्राफ 20 से बनाया था। तो हम कहेंगे कि ई के मूल्य अलग अलग है। नहीं, दोनों की प्रवणता बिल्कुल सेम है। प्रवणता का मतलब दोनों का स्लोप बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल इक्वल तरीके से चीजें कर रहे हैं। तो कल हम देखेंगे इसमें कुछ लाइन ग्राफ और फिर लास्ट में टेबल का एक सवाल, क्योंकि टेबल पर ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है। यही एक टेबल का सवाल हम देखेंगे कल। कल ये खत्म हो जाएगा और कल हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रीहेंशन। कल से कॉम्प्रीहेंशन शुरू होगा, जो लगभग मान चलिए कि इसमें। अब बताइए कि हम मैथमेटिक्स में कहां तक पहुंच गए थे। मतलब वैसे तो कोर्स मेरे हिसाब से 10 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। 10 beauty के ही कॉम्प्रिहेंशन होंगे, हम अपनी मर्जी के कॉम्प्रिहेंशन नहीं लाएंगे। अब हम लेकर आ रहे हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा कठिन टॉपिक माना जाता है। ठीक है, दे रहा। अभी भी स्टक हो रहा है, एक बार फिर से रिफ्रेश कर। अब ठीक है, अब आवाज और चीजें मिल रही हैं। ठीक है,
तो आइए बातचीत कर रहे हैं हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बिल्कुल जीरो से, भले ही टॉपिक माना जाता है कि बहुत कठिन टॉपिक है, बस आप ध्यान से सुनते चलना। हर एक पहलू हम इसमें कवर करते चलेंगे ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की अगर बातचीत करें तो पहले तो ये समझते हैं कि परमुटेशन हम कहाँ यूज करेंगे, और फिर हम आते हैं कॉम्बिनेशन पर। हिंदी में इसको कहते हैं क्रमचय, इसको हिंदी में कहते हैं संचय। इसका होता है क्रम प्लस संचय। देखो, परमुटेशन हमें हर उस जगह पर लगेगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे ध्यान से सुनना। रियलिटी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक शॉर्ट ट्रिक्स है, चीजों के अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं उसको बताने का। समझना मेरी बात। मान लेते एक सेकंड के लिए कि हमारे पास मैथमेटिक्स में ये नॉलेज नहीं होता, हमें अपना जीवन नॉर्मल गुजारना होता, और मैंने आपसे कहा होता कि बताओ ए बी सी ई, इन 4 अक्षरों से कुल कितने वर्ड बन सकते, कुल कितने शब्द बन सकते हैं। और इमेजिन करिए कि हमारे पास कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नॉलेज नहीं, जैसे कि आप लोग, अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं, तो अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं पता होगा तो कोई कहे कि एबीसी कुल कितने शब्द बन सकते हैं, तो शायद आप में से कुछ लोग बनाएंगे कि सर बैक, कैब, सैब, न जाने पूरा दिन लगा देते ऐसे शब्दों के निर्माण में। लेकिन परमुटेशन आपको इन सवाल का जवाब देता है केवल और केवल 1 सेकंड में। 1 सेकंड में, अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड में उत्तर आ जाता है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन रियल में कोई मतलब मैथमेटिक्स नहीं है, बल्कि वो एक तरीके का ट्रिक्स है, वो एक तरीके का तरीका है जो हमें ऐसी जगह पर जहां दिन दिन लग सकता है, वहां हमें वो मदद करता है उत्तरों को निकालने में। सो परमुटेशन दैट मीन्स selection and sequence, both are important. लिखेंगे आप लोग, चयन और क्रम दोनों का महत्व होता है। चयन और क्रम दोनों का महत्व होता है। तो जहां दोनों का इंपॉर्टेंस हो वहां पर हम कहेंगे कि परमुटेशन पड़े। आप समझो, आप में से कई लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि सर दोनों का इंपॉर्टेंस, मैं समझा देता हूं। देखो भाई, अगर कोई व्यक्ति CAT लिखे तो बनता है कैट, कोई व्यक्ति ACT लिखे
तो बनता है एक्ट। अक्षर वही, बस क्रम बदल दो तो एक नई चीज बन गई। किसी की यूपीएससी में 12वीं रैंक आए और किसी की यूपीएससी में 21वीं रैंक आए, केवल आगे पीछे लिख देने से नई चीज सामने आती है, एक नया प्रोडक्ट सामने आता है, एक नया नाम सामने आता है, एक नई एक तरीके से आइडेंटिटी सामने आ जाती है। तो इसको कहते हैं कि भाई सीक्वेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आपको केवल चुनाव करना नहीं है, बल्कि आपको मतलब 1 और 2 चुना गया, पर वो 1 और 2 12 लिखा गया कि 2 और 1 लिखा गया, उसके कारण चीजें बदल जाती। तो अब जैसे मैं लिखवा दे रहा हूं वैसे लिखना, पहले आप इसको परमुटेशन और डैश करके लिखना। आपने इसको लिख लिया होगा कि इसमें चयन और क्रम दोनों का महत्व होता है। अब आगे लिखना, परमुटेशन का उपयोग निम्न घटनाओं में किया जाता है। परमुटेशन यूज इन द फॉलोइंग इवेंट्स। परमुटेशन का उपयोग निम्न घटनाओं में किया जाता है। अब लिखना कहां कहां परमुटेशन की जरूरत पड़ेगी। पहला, इन मेकिंग नंबर्स, संख्याओं को बनाने में। मतलब अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ यूज करना है, जहां जहां मैं बता रहा हूं वहां परमुटेशन का यूज कर लेना, कि जो फार्मूले परमुटेशन के रहेंगे। इन मेकिंग वर्ड्स, शब्दों को बनाना। इन सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था में। इन सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था में। ऐसी कोई जगह कि ऐसा कोई सवाल जहां आपको लगता हो कि सीक्वेंस अगर पलट दो तो दुनिया बदल जाएगी, यहां तो समझ जाओ कि वो सवाल परमुटेशन से हल होगा, उस प्रश्न को परमुटेशन से हल किया जाएगा। क्या चीजें अभी क्लियर हो रही कि अभी भी इश्यू आ रहा है इंटरनेट का? लेग हो रहा है, मैं इंटरनेट बदल के देख रहा हूं। अब मुझे बताइए कि शायद कुछ चेंजेस आया हो, अब चीजें बेटर लग रही हो। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक, डन। मैंने अब इंटरनेट बदल दिया है। तो परमुटेशन की जरूरत हमें कहां कहां पड़ेगी? संख्याओं को बनाने में, शब्दों को बनाने में, बैठक व्यवस्था के प्रश्नों। अब लिखना कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को हिंदी में संचय। संचय
कॉम्बिनेशन में केवल चयन का महत्व होता है, केवल चयन का महत्व होता है। इन द कॉम्बिनेशन ओनली सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, केवल चयन का महत्व होता है, क्रम का महत्व नहीं होता, सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्रम का महत्व नहीं होता, केवल चयन का महत्व होता है, क्रम का महत्व नहीं होता। इसका उपयोग निम्न घटनाओं में किया जाता है। इट इज यूज इन द फॉलोइंग इवेंट्स। इसका उपयोग निम्न घटनाओं में किया जाता है। इसका उपयोग निम्न घटनाओं में। अब सवाल है कि इसकी जरूरत कहां पड़ती है, तो फर्स्ट लिखना इन टीम मेकिंग, टीम बनाने में। टीम बनाने में, जैसे मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि ए बी सी डी ई 5 लोगों में से 3 लोगों की एक टीम बनानी है, तो आपने चुना ए बी डी, किसी ने चुना ए डी बी, किसी ने चुना बी डी ए। तो मुझे बताओ 3 लोगों की टीम ये वाली और ये वाली एक ही है कि अलग अलग? टीम एक ही होगी या अलग अलग? एक ही टीम है ना। सीक्वेंस के बदलने से नई टीम थोड़ी बन जाएगी, सीक्वेंस के बदलने से तो टीम वही रहेगी ना तब भी। जो पासवर्ड वाले सवाल होंगे वो परमुटेशन के सवाल होते हैं, क्योंकि पासवर्ड में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एक लाल ने पूछा, तो पासवर्ड का सवाल परमुटेशन का होगा, क्योंकि उसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नंबर ऑफ हैंडशेक, हाथ मिलाने के सवालों में। भाई मैंने शर्मा जी से हाथ मिलाऊ या वर्मा जी से हाथ मिलाऊ, जो नंबर है हाथ मिलाने का वो थोड़ी बदलेगा। आप पहले वर्मा जी से मिलाओ फिर शर्मा जी से मिलाओ, तब भी हाथ तो उतने ही मिलाए जाएंगे। तो सीक्वेंस के कारण रिजल्ट नहीं बदलते। तो नंबर ऑफ हैंडशेक, हाथ मिलाने वाले प्रश्नों में। इन इनविटेशंस, आमंत्रण वाले प्रश्नों में। जैसे शादी में किसी को इनवाइट कर रहे हो या किसको इनवाइट नहीं कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पहले किसको इनवाइट किया और बाद में किसको। बोलने वाले तो ऐसे बोलते कि भाई पहली पत्रिका आपको ही देने आ रहे हैं, लेकिन होती है वो आखिरी वाली कई बार। तो इनविटेशन में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। इनविटेशन में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बुलाया कि नहीं बुलाया ये इंपॉर्टेंट होता है। चयन हुआ कि नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट है। तो टीम बनाने में, हाथ मिलाने में, इनविटेशन के लिए आमंत्रण देने में, यहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं रिपीट फिर से कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना। स्टक जब भी होगा तो सबका एक साथ होगा। अगर मेरी तरफ से हो रहा हो, तो किसी एक का हो रहा हो, तो समझ जाओ कि वो आपके इंटरनेट का इश्यू है। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे सभी लोग। जहां भी आपको सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस लगे, सीक्वेंस, समझ जाना कि परमुटेशन का सवाल है। जहां आपको लगे कि सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो समझ जाना कि कॉम्बिनेशन का सवाल है। हम कहेंगे कि फिर वो कॉम्बिनेशन से जुड़ी हुई बातचीत रहेगी। अब जरा वापस ध्यान दीजिएगा चीजों पर, हम जो बताना चाह रहे हैं आप लोगों को।
इस पूरे चैप्टर में हमें दो मैथमेटिकल ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, दो गणितीय संक्रियाएं, एक तो प्लस और दूसरा मल्टीप्लाई। तो कहां मल्टीप्लाई होगा, इसके लिए मैंने एक नियम बना दिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और कहां पर प्लस करना होगा, इसके लिए मैंने एक नियम बना दिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, योग का मूलभूत नियम। और गुणनफल का मूलभूत नियम। मतलब कहां मल्टीप्लाई किया जाता है और कहां जोड़ा जाता है, जो भी हम करेंगे इक्वेशनों को, तो उसके लिए आपको ये दो रूल याद रखने हैं। देखो, प्लस का यूज वहां किया जाएगा जहां शब्द हिंदी वाला या अंग्रेजी का और आता है। जैसे किसी ने कहा कि हमें 4 आदमी या 3 महिलाओं की टीम बनानी है, तो यहां पर आपको प्लस करना पड़ेगा कि 4 आदमी को चुनने के तरीके प्लस 3 महिलाओं को चुनने के तरीके। और जहां पर भी आपको शब्द सुनाई आए अंग्रेजी का एंड, हिंदी का तथा या और, तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दो बातों को लिखेंगे, मैं समझा दूंगा, अभी घबराओ नहीं, अभी तुम इसको नोट करो, बहुत इजी टॉपिक है ये, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले लिख दीजिएगा। जहां पर भी या ओड शब्द का उपयोग होता है वहां जोड़ का नियम लगेगा, और जहां एंड या तथा शब्द का उपयोग होगा वहां पर आपको नियम यूज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई का, गुणनफल का। तो अब अगर हम बातचीत करें इसमें, तो पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान के चलना, इससे ये एंड का रूल समझ में आ जाएगा आपको, एंड का और का रूल। मान के चलो कि एक व्यक्ति को दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है, दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है, लेकिन दिल्ली से न्यूयॉर्क डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है, मान के चलते हैं, उसे पहले पेरिस जाना होता है और फिर वो न्यूयॉर्क जा सकता है। दिल्ली से पेरिस जाने के उसके पास 3 तरीके हैं, और पेरिस से न्यूयॉर्क जाने के उसके पास 2 तरीके हैं। दिल्ली से पेरिस या तो वो एयर इंडिया से जाए, या वो एयर फ्रांस से जाए, या वो एयर यूएसए से जाए। पेरिस से न्यूयॉर्क के लिए उसके पास 2 तरीके हैं, या तो वो एयर फ्रांस से जाए या वो एयर यूएसए से जाए। अब किसी ने हमसे कहा कि सर वो दिल्ली से न्यूयॉर्क कितने तरीके से जा सकता है। दिल्ली से न्यूयॉर्क कितने तरीके से जा सकता है। तो प्रैक्टिकली अगर कोई करना चाहे तो प्रैक्टिकली उसे वो कहना पड़ेगा कि भाई हो सकता है वो एयर इंडिया से जाए, फिर एयर फ्रांस से जाए। एक तरीका ये हो सकता है कि वो एयर इंडिया से जाए आगे, और आगे एयर यूएसए से जाए, मतलब इस तरीके से, फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से। या फिर हो सकता है कि वो एयर फ्रांस से जाए, आगे भी एयर फ्रांस से जाए, या फिर यहां एयर फ्रांस से जाए और फिर एयर यूएसए से जाए। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है, या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो एयर यूएसए से जाए,
फिर एयर फ्रांस से जाए, फिर एयर यूएसए से जाए, एयर यूएसए से जाए। तो आप कहेंगे कि सर उसके पास कुल 6 तरीके हैं, और मेरा नियम क्या बता रहा था आपको, 3 तरीके उसके पास पेरिस तक जाने के हैं, तथा एंड न्यूयॉर्क जाने के लिए उसके पास पेरिस से आगे 2 तरीके हैं। एंड का रूल है तो मल्टीप्लाई, सीधा उत्तर आ जाता कि 6 तरीकों से वह दिल्ली से न्यूयॉर्क जा सकता है। 6 तरीके से वह दिल्ली से न्यूयॉर्क जा सकता है। क्या ये लॉजिक समझ में आया है? एंड अब सोचो कि अगर एक कह देता कोई व्यक्ति कि सर उसके पास एक डायरेक्ट फ्लाइट के ऑप्शन है 2, डायरेक्ट फ्लाइट है एयर बस और एयर वोल्वो। मान लीजिए कि 2 उसके पास डायरेक्ट तरीके, तो या तो वो टुकड़ों टुकड़ों में जाए, या तो वह डायरेक्ट जाए। तो अब हम प्लस करेंगे, तो यहां मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि ये भी और फिर ये भी तब जाकर पूरी घटना होगी। एंड का वर्ड है यहां पर, और यहां पर या तो वो ऐसे जाए, तो हम कहेंगे फिर उसके पास कुल 8 तरीके हैं जाने के। एक दो उदाहरण और दे रहा हूं मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि कहां मल्टीप्लाई होगा और कहां प्लस होगा। जहां तथा शब्द आता है वहां मल्टीप्लाई, तथा जहां पर या शब्द आता है वहां पर जोड़। जैसे इधर देखो, एक प्रैक्टिकल उदाहरण चलते, इतना नहीं जाते, अर्पित के जीवन में दुख आ गया है। मान लीजिए आपको सी सेट पढ़ना है, सी सेट पढ़ना है, तो आपके पास मेरी क्लासेस हैं, फिर आपके पास मान लेते हैं कि कोई एबीसी टीचर है, उनकी क्लास है, फिर मान के चलते बीबीसी टीचर है, उनकी क्लास है, फिर सीसीडी टीचर है, उनकी क्लास है। तो या तो आप मुझसे पढ़ो, या तो इनसे पढ़ो, या तो इनसे पढ़ो, या तो इनसे पढ़ो। तो आपके पास सीसेट पढ़ने के कितने ऑप्शंस हैं? अब आपने यहां प्लस क्यों किया? क्योंकि या शब्द आया। क्या अर्पित अब समझ में आया है? लेकिन अब मान लीजिए कि आपको जीएस में पेपर 1, मान लेते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं पेपर 1, पेपर 2 आपको कोई और टीचर पढ़ा रहा है एबीसी, फिर कोई बीबीसी और कोई टीबीसी। मान लेते हैं कि 4 टीचर आपको जीएस पढ़ाएंगे। मैं पेपर 1 पढ़ाऊंगा, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। अब आपके पास जीएस कंप्लीट करने के कितने तरीके हैं? अब एक ही तरीका है, क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3, एंड शब्द आ रहा है, एंड। तो आप कहेंगे 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, क्योंकि सबकी जरूरत है आपको, तब जाकर सिलेबस कंप्लीट होगा। क्या अब लॉजिकल कुछ चीज समझ में आ रही है? सभी सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल। अब जैसे यूपीएससी का 2011 का सवाल आपको अभी सुनकर लगेगा कि क्या सच में इतना सिंपल सवाल भी आ सकता है? 2011 में यूपीएससी ने कहा था कि एक व्यक्ति को ए से डी जाना है, उसके पास ए से बी जाने के 4 तरीके हैं, बी से सी जाने के 3 तरीके हैं,
और सी से डी जाने के दो तरीके हैं, वह ए से डी कितने तरीकों से जा सकता है? तो ए से बी जाने के 4 तरीके तथा फिर बी से सी जाना होगा, एंड सी से डी जाना होगा। ये 2011 का सवाल है, बस इतना मल्टीप्लाई कर देते तो 2.5 नंबर मिल जाते। सेम सवाल 2017 में भी आया, लेकिन थोड़ा बदल कर। देखो इस बार यूपीएससी ने क्या बदमाशी की। दोनों के क्वेश्चनों के रूल है ये। इस बार यूपीएससी ने क्या किया, ऐसा डायग्राम बना दिया, ऐसा डायग्राम, और फिर पूछा कि ए से डी जाने के कितने तरीके हैं। तो 3 तरीके, 2 तरीके, 3 तरीके। और उसमें भी कई लोग यहां नामकरण करने लग गए थे कि कैसे जाएगा। कुछ नहीं, बस इतना सा कर देना था। जहां शब्द एंड आएगा, एंड और सभी चीज कंपलसरी होगी, एंड और सभी चीज कंपलसरी होगी, वहां मल्टीप्लाई होता है। अब मान लो कि मैंने कहा होता ए से डी जाने का उसके पास एक डायरेक्ट तरीका भी है, तो या तो वो इस रास्ते से जाए या तो इस रास्ते से, तो यहां एक जुड़ जाता। ए से डी जाने का एक डायरेक्ट तरीका होता तो यहां एक जुड़ जाता। दो 2011, मतलब क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तो मुझ पे क्या यकीन नहीं सूरज, जो क्वेश्चन दिखाने के लिए करते रहते हो बार बार। मतलब मैं अभी डाउनलोड करूं पेपर, फिर तुम्हें वापस दिखाऊं कि देखो ये सवाल था। कैसे कैसे लाल लाली है जीवन में मेरे। मैं ईयर दे रहा हूं, चेक कर लेना 2011, 2017। तो अभी हमने क्या सीखा, तो अभी हमने केवल ये सीखा है कि परमुटेशन की जरूरत कहां पड़ती है, कॉम्बिनेशन की जरूरत कहां पड़ती है, प्लस कहां किया जाता है और मल्टीप्लाई कहां किया जाता है। अभी हमने केवल बस ये 4 चीजों को भी हल्का फुल्का सीखा है। अभी तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर क्लियरिटी आ पाएगी। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं परमुटेशन में शब्द क्रमचय, वर्ड परमुटेशन। टाइटल डालिए शब्द क्रमचय, वर्ड परमुटेशन। शब्द क्रमचय। ठीक है, अब पहले मैं एक फार्मूला दे रहा हूं। इसे फार्मूले को आप लोग ऐसे समझना कि भाई मैंने एक ट्रिक्स दी, जैसे मैंने आपको इतनी बार मैथमेटिक्स में
रीजनिंग में ट्रिक्स दी कि भाई ऐसा यूज करना है, तो वैसे हम एक फार्मूला दे रहा हूं मैं, उसे आप ट्रिक्स के रूप में देखोगे कि जैसे मान लीजिए कोई हमसे कहता है कि भाई आपके पास ABCD 6 अक्षर हैं, ABCD अब 6 अक्षर है, इनमें से 3 अक्षरों को चुनकर कुल कितने वर्ड बना पाएंगे। तो अगर ऐसा कोई सवाल पूछे तो हम उसके लिए फार्मूला लगाते हैं NPR। N का मतलब है टोटल कुल कितने ऑप्शन थे, और R का मतलब है जिनका रीअरेंजमेंट करना है। N मीन्स टोटल नेट और R मीन्स रीअरेंजमेंट, कितने लोगों का करना है। तो NPR, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको लिखने के बाद जो भी n है उसका फैक्टोरियल, उसको डिवाइड करेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल से। जो गणित पहली बार पढ़ रहे हैं मैं उन्हें बता दूं, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते, अगर ऐसा लिखा तो पढ़ोगे फैक्टोरियल n, और अगर ऐसा लिखा तो पढ़ोगे n फैक्टोरियल। ठीक है। दूसरी बात, यहां ऊपर n आया तो ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे r आया तो n माइनस आर फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस। अब जो लोग पहली बार पढ़ रहे उन्हें बता दूं कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल मतलब कोई साधारण नहीं, 5 4 3 2 1 सभी का मल्टीप्लाई, 5 4 3 2 1 मतलब 5 फैक्टोरियल 120 के बराबर होगा। तो फैक्टोरियल, जैसे कोई कहे 20 फैक्टोरियल, तो 20 फैक्टोरियल मतलब 20 19 18 17 16 1 तक जाना पड़ेगा। तो जहां फैक्टोरियल की बातचीत आती है, फैक्टोरियल के जो भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों में हमेशा याद रखेंगे कि उस नंबर से छोटे सभी नंबरों का मल्टीप्लाई। मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हल करके दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई पर हमने लिखा 5P2, तो 5P2 का मतलब हुआ कि भाई 5 चीजों में से 2 चीजों को अरेंज करने के तरीके। अरेंज वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि परमुटेशन P लिखा है मैंने, तो इसको कितना तरीके से अरेंज कर सकते अगर ये बताना है, तो मैंने जैसे कहा वैसे लिखना होगा। ऊपर लिखना होगा 5 फैक्टोरियल, नीचे लिखना होगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर ऊपर 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, फिर मैंने ऊपर लिख दिया 5 4 3 2 1, नीचे लिख दिया 3 2 1, ये कैंसल हो गया। तो फिर मैंने सॉल्व करके बताया 20, तो ये उत्तर आ गया कि 5 में से 2 लोगों को अरेंज करने के कुल 20 तरीके हमारे पास है। कुल 20 तरीके हमारे पास है 5 में से 2 चीजों को अरेंज करने के। थोड़ी स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो कुछ बेसिक बातें मैं बता रहा हूं उसको आप याद कर लीजिए, तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। मैं आपको कुछ और बेसिक तरीके बता रहा हूं जिससे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। कुछ फैक्टोरियल के वैल्यू याद रखना, जैसे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 मैं प्रूव करके भी दिखा दूंगा। 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। 2 फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मुझे याद है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसको याद कर लीजिए ताकि स्पीड थोड़ी सी बेटर रहे। 7 फैक्टोरियल तक तो रटा होना चाहिए। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 6 5 4 3 2 1, इतने के बराबर आएगा। दूसरी एक बड़ी सावधानी बरतना, कभी भी 10 फैक्टोरियल मान लो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल है, तो ऐसे उत्तर मत लिख देना कि 5 है, क्योंकि फैक्टोरियल
फंक्शन कहलाता है मैथमेटिक्स का कार्यफलन। कार्यफलन केवल बराबरी में कटते हैं। जो लोग पहली बार पढ़ रहे वो भी ध्यान दे कि फैक्टोरियल केवल बराबरी में होगा तो ही डिवाइड होगा। जैसे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल, तो ये कट गए, 1 आ जाएगा। लेकिन 10 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल नहीं हो सकता। तो ऐसी गलती नहीं करोगे कोई भी, क्योंकि आप सोचो 10 फैक्टोरियल मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 5 फैक्टर मतलब 5, 4, 3, 2, 1, तो इतना बड़ा उत्तर आएगा। तो ऐसा मत सोचना कि फैक्टोरियल मतलब कट जाएगा कहीं भी। अभी बिल्कुल एक सिंपल मतलब बच्चों जैसा सवाल दे रहा हूं मैं, केवल ये कॉन्फिडेंस के लिए कि सच में आप मेरी बात समझ पाए। सॉरी, 7p3 की वैल्यू क्या होगी? 7 में से 3 चीजों को अरेंज करने के तरीकों में 7p3 की वैल्यू क्या होगी? बताओ। 210, 40, 840, 35, कितने उत्तर आ गए? यही के यही। तो आपने उसको लिखा होगा सर कि ऊपर 7 फैक्टोरियल है, 7 माइनस 3। अब देखो नीचे, मतलब बहुत सिंपल सी एक बात मैं बताऊं आप लोगों को कि अगली बार मैं डायरेक्टली बस ये समझ जाऊंगा कि नीचे का 4 फैक्टोरियल खत्म हो गया और इतना ही लिखूंगा। तो ये आना चाहिए था 210, न जाने कितने लोगों के 840 आ गए। दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करना था, दोनों के डिफरेंस से। एक ट्राई फिर करके देखो, अभी भी मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आया मुझे। 9p5 की वैल्यू क्या होगी? 9p5 अगर सही उत्तर है ना करण, तो अद्भुत स्पीड है। पंद्रह हजार। आइए देख लेते हैं, कई अलग अलग आंसर फिर आए हैं। तो 9 फैक्टोरियल और नीचे क्या लिखा आप लोगों ने? अब मैं डायरेक्टली देखना, अब प्रैक्टिस मेरी मैं बता रहा हूं कैसे। 9 गुना में 8, फिर लिखो 50, 40। 50, 40 कहां से लाया मैंने? 7 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे पता है कि 9, 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो मुझे 7 फैक्टोरियल मतलब 7 के सभी मल्टीप्लाई पता थे। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने अभी लिखवाई। तो 8 से 3 बार 15,000
120। 9-5 यहां लिखा जाता है 9-5 फैक्टोरियल। फार्मूला देखो फिर से, n-r फैक्टोरियल, ऊपर n लेकिन नीचे n-r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल। एक और ट्राई करो, अभी बेसिक की क्लियर हो, ज्यादा बेटर है। 8p4, 8p4। तो आप कहेंगे 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 इंटू 5040 24 कैंसल किया तो आंसर आ जाएगा 1680। ये 8 - 4 फैक्टोरियल है। अर्पित अभी भी कह रहा है समझ नहीं आया। अब इसमें क्या समझना है, इसमें 8 को ओपन करो, 8 गुना में 7 गुना में 6 5 4 3 2 1, नीचे लिखना है 4 3 2 1। ये कैंसिल करो और इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी हमने केवल जाना है कि परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है। अभी हमने जाना कि परमुटेशन का फार्मूला। अब हम आ रहे हैं सवालों पर। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रश्नों की। इधर ध्यान दो अर्पित, कोई इतना, जितना तुम एग्रेशन वहां दिखा रहे हो इतना एग्रेशन यहां दिखा देते कि मैं इतनी बार समझा चुका हूं। इस पर गौर करो मेरे लाल। अब इधर ध्यान दिया करो। अब प्रश्न लिखना है आप लोगों को। पहला बिल्कुल बेसिक सवाल देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि प्रश्न पर गौर करें सभी लोग। इधर ध्यान देना। फ्रेंड से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि 4 अक्षरों को एक साथ चुना जाए? हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम फ्रेंड्स? फ्रेंड से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि 4 अक्षरों को एक साथ चुना जाए? How many word we can make from friends if 4 letter used together? तो टोटल आपके पास 7 अक्षर है, उसमें से 4 अक्षरों को चुनना है। फ्रेंड से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि 4 अक्षरों को एक साथ चुना जाए?
4 letter used together. $840, बहुत बढ़िया। तो 7p4 याद आना चाहिए एग्जाम हॉल में कि शब्द परमुटेशन का सवाल है। 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4, ये समझ में आ रहा है ना? 3 कहां से लिखा मैंने? तो 3 फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस, फिर मैंने 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 लिख दिया डायरेक्टली। अब डायरेक्ट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ऊपर 3 2 1, नीचे भी 3 2 1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर भी 3 2 1 और नीचे भी 3 1 कैंसिल हो जाएगा। 20 गुना 6 120 गुना 7, तो 840। तीन कहां से आया? 7 माइनस 4। हमेशा बार बार मैंने कहा कि डिफरेंस नीचे डिवाइड करेगा। फार्मूला लिखवाया मैंने, उस पर ध्यान नहीं दिया कि आप लोगों ने। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसको बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सोचो भाई कोई तरीका है, इससे हम हल कर सकते हैं चीजों। क्या अर्पित ब्लॉक कर दे तब चीजें समझ में आएगी? इधर ध्यान देंगे फिर से। अब इसमें क्या था कि बताया गया था कि इतने अक्षर में से इतने अक्षर चुनने हैं, पर एक सवाल और लिखो इसमें, हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से कुल कितने शब्द, हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब जब यहां ये बताया नहीं कि एक बार में कितने चुनने हैं, तो हम समझ जाएंगे कि सभी चुनने हैं। हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम कहेंगे कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो 5p5, 5 में से पूरे 5 चुनने हैं। और याद रखेंगे ये चीज, npn हमेशा n फैक्टोरियल के बराबर होगा। npn हमेशा n फैक्टोरियल के बराबर होगा। तो 5p5, तो मतलब आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 5 फैक्टोरियल होता है 120 के बराबर। क्वेश्चन मैंने जो दिए हैं आप लोग को, वो आपको लिंक पर मिल जाएंगे। मतलब मैंने अभी एक लिंक और भेज देता हूं मैं, तो कल हम इसके आगे की बातचीत कवर करेंगे। मैं भी टेलीग्राम लिंक भेज दे रहा हूं, वहां पर आपको शीट्स मिल जाएगी सभी की सभी।